क्या हो अगर कोनोहा ने अपने सबसे बड़े हीरो को डर की वजह से निर्वासित कर दिया हो? क्या हो अगर वही नारुतो, जिसे गांव ने बाहर कर दिया, दुनिया को एक नई दिशा दे दे? ये कहानी है दर्द से नहीं बल्कि समझ से बने एक नए शिनोबी नेशन की, जहां ताकत आदेश से नहीं बल्कि भरोसे से चलती है। आप सुन रहे हैं ये दमदार व्हाट इफ कहानी सिर्फ नारुतो हिंदी वर्स पर। व्हाट इफ नारुतो वाज एक्साइल्ड एंड बिल्ट हिज ओन शिनोबी नेशन। कहानी उस दिन से शुरू होती है जब कोनोहा की गलियों में नारुतो उज़ुमकी को हीरो नहीं बल्कि खतरे की तरह देखा जाने लगता है। पेन की हार के बाद लोग उसे भगवान कहने लगते हैं, लेकिन वही लोग धीरे धीरे उससे डरने भी लगते हैं, क्योंकि कोनोहा ने हमेशा ताकत को कंट्रोल करना चाहा है, समझना नहीं। कागे मीटिंग्स में नारुतो का नाम सम्मान से लिया जाता है, लेकिन फैसलों से दूर रखा जाता है। उसे बताया जाता है कि वह गांव के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसे ये भी साफ दिखता है कि जरूरी चीजों को अक्सर पिंजरे में रखा जाता है। डांजो की मौत के बाद भी उसकी सोच जिंदा रहती है, और वही सोच कानों में फुसफुसाने लगती है कि एक ऐसा निंजा जिसे सब सुनते हों वह किसी एक गाँव का नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी घटना सब कुछ बदल देती है जब एक मिशन के दौरान नारुतो अपने तरीके से फैसला लेता है और कुछ निर्दोष लोगों को बचा लेता है, लेकिन उसी फैसले से कोनोहा की राजनीतिक चालें फेल हो जाती हैं। परिषद इसे अवज्ञा कहती है, सुनादे उसका बचाव करती है, लेकिन दबाव इतना बढ़ जाता है कि अंततः एक समझौता किया जाता है जिसे शांति कहा जाता है, लेकिन असल में वह निर्वासन होता है। नारुतो को बताया जाता है कि यह अस्थायी है, सुरक्षा के लिए है, लेकिन उसकी आंखें देख लेती हैं कि यह डर का फैसला है। वह गुस्सा नहीं करता, चिल्लाता नहीं, बस मुस्कुराता है और कहता है कि अगर उसकी मौजूदगी से गांव को डर लगता है तो शायद उसे रास्ता बदल लेना चाहिए। वह बिना विरोध के कोनोहा छोड़ देता है। न कोई झंडा, न कोई विदाई, बस एक बैग और भीतर बैठा क्यूबी जो पहली बार इंसानों से ज्यादा उसके फैसले पर भरोसा करता है। रास्ते में नारुतो पहली बार खुली दुनिया को बिना किसी गांव की पहचान के देखता है। छोटे छोटे गांव जो किसी कागे के अधीन नहीं, ऐसे लोग जो निंजा तो है लेकिन किसी झंडे के लिए नहीं मरते। और यहीं उसे एहसास होता है कि असली समस्या अकात्सुकी या युद्ध नहीं बल्कि वह सिस्टम है जो ताकत को हथियार बनाता है। वह लड़ता नहीं, वह सुनता है। वह उन निंजाओं को इकट्ठा करता है जिन्हें उनके गांवों ने छोड़ दिया था, किसी को खतरनाक कहकर, किसी को बेकार कहकर, किसी को सिर्फ इसलिए क्योंकि वे सवाल पूछते थे। धीरे धीरे एक जगह बनती है, न कोई महान देश, न कोई कागे का ताज, बस एक सिद्धांत कि यहाँ कोई भी बच्चा हथियार बनकर बड़ा नहीं होगा। नारुतो इसे राष्ट्र नहीं कहता, वह इसे शरण कहता है, लेकिन दुनिया इसे जल्द ही एक नए शिनोबी नेशन के रूप में पहचानने लगती है। और इसी पहले अध्याय में ये साफ हो जाता है कि कोनोहा ने जिस लड़के को निर्वासित किया था वह बदला लेने नहीं निकला, वह कुछ ऐसा बनाने निकला है जो इस दुनिया ने पहले कभी देखा ही नहीं था। व्हाट इफ नारुतो वाज एक्साइल्ड एंड बिल्ट हिज ओन शिनोबी नेशन, अध्याय 2। निर्वासन के बाद नारुतो का सफर किसी बदले की आग में नहीं बल्कि समझ की ठंडक में आगे बढ़ता है। वह अकेला नहीं चलता बल्कि हर उस इंसान के साथ चलता है जिसे दुनिया ने किनारे कर दिया था। कुछ पूर्व निंजा जो अपने गांवों की राजनीति का शिकार बने थे, कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें जिंचुरिकी बनने से पहले ही छोड़ दिया गया था, और कुछ ऐसे योद्धा जो लड़ना जानते थे लेकिन आदेश मानने से थक चुके थे। नारुतो उन्हें भाषण नहीं देता, न कोई सपना बेचता है, वह बस इतना कहता है कि यहाँ कोई झंडा नहीं होगा जिसके लिए तुम्हें मरना पड़े। यहाँ सिर्फ एक नियम होगा कि हर लड़ाई का कारण समझा जाएगा और हर ताकत की कीमत चुकाई जाएगी। वह एक वीरान पहाड़ी क्षेत्र चुनता है जहाँ कोई कागे दावा नहीं करता, एक ऐसी जमीन जिसे सब बेकार मानते हैं। वहीं वो पहला शिविर बनता है, मिट्टी के घर, खुले मैदान और कोई दीवार नहीं, क्योंकि नारुतो जानता है कि दीवारें सुरक्षा से पहले डर पैदा करती हैं। धीरे धीरे ये जगह शरण से आगे बढ़कर व्यवस्था बनती है। यहाँ रैंक ताकत से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से मिलती है। बच्चे जुत्सु से पहले इतिहास और फैसलों के नतीजे सीखते हैं। क्यूबी पहली बार खुलकर हंसता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि यह इंसान कैद नहीं बल्कि संतुलन बनाना चाहता है। उधर कोनोहा में ये खबर फैलने लगती है कि नारुतो ने एक नया गुट बना लिया है। परिषद इसे खतरा मानती है, कुछ लोग इसे विद्रोह कहते हैं, लेकिन सुनादे चुप रहती है क्योंकि वह समझ चुकी होती है कि यह लड़का युद्ध नहीं बल्कि विकल्प बना रहा है। पहले टकराव तब होते हैं जब छोटे गांव इस नए शिनोबी नेशन से मदद मांगते हैं। नारुतो किसी पर झंडा नहीं थोपता, वह बस सुरक्षा देता है और बदले में कोई कर नहीं, कोई वफादारी नहीं मांगता। और यही बात दुनिया को सबसे ज्यादा असहज करती है, क्योंकि पहली बार ताकत बिना कीमत के दी जा रही होती है। और इसी अध्याय के अंत में ये साफ हो जाता है कि नारुतो का बनाया हुआ ये राष्ट्र तलवारों से नहीं बल्कि भरोसे से खड़ा हो रहा है, और भरोसा ही वो चीज है जिससे सबसे बड़े साम्राज्य डरते हैं। व्हाट इफ नारुतो वाज एक्साइल्ड एंड बिल्ट हिज ओन शिनोबी नेशन, अध्याय 3। जैसे जैसे उस नई शरण की चर्चा फैलती जाती है वैसे वैसे दुनिया की पुरानी सीमाएं हिलने लगती हैं। नारुतो का शिनोबी नेशन किसी नक्शे पर खींची रेखा नहीं बनता बल्कि रास्तों में बनता है। व्यापारियों के कारवां सुरक्षित निकलने लगते हैं, छोटे गांव पहली बार बिना किसी कागे की मुहर के चैन से सो पाते हैं, और यह सब देखकर बड़े गांव बेचैन हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि यह शक्ति तलवारों से नहीं बल्कि वैकल्पिक व्यवस्था से टकरा रही है। नारुतो अपने राष्ट्र को किसी नाम या झंडे से बांधने से मना कर देता है, वह इसे सिर्फ संघ कहता है, जहां हर सदस्य अपनी पहचान लेकर आता है और अपनी पहचान के साथ ही जिम्मेदारी भी। ट्रेनिंग अलग होती है, यहाँ बच्चों को सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि कब नहीं लड़ना है। जुत्सु बाद में आते हैं,
फैसले पहले, जो निंजा युद्ध में जाना चाहता है उसे पहले उस युद्ध के बाद के 3 दृश्य लिखने होते हैं। कौन रोएगा, कौन जीतेगा और कौन सब कुछ खो देगा। इस नियम से कई लोग वापस लौट जाते हैं और जो बचते हैं वही असली योद्धा बनते हैं। कोनोहा और दूसरे महान गांव जासूस भेजते हैं लेकिन वे लौटकर कोई राज नहीं लाते क्योंकि यहाँ छुपाने जैसा कुछ होता ही नहीं, सब खुला है। यही बात सबसे खतरनाक बन जाती है। एक दिन कोनोहा की सीमा पर एक टकराव होता है जब कुछ युवा निंजा आदेश के बिना इस नए संघ पर हमला करने की कोशिश करते हैं। नारुतो खुद आगे बढ़ता है लेकिन कोई बड़ा जुत्सु नहीं चलता, वह सिर्फ बात करता है। उनके डर, उनके भ्रम और उनके झूठ को नाम देकर उनके सामने रख देता है। लड़ाई बिना खून के खत्म हो जाती है और वही निंजा कुछ दिनों बाद संघ में शामिल हो जाते हैं। ये खबर आग की तरह फैलती है कि नारुतो दुश्मनों को मारता नहीं बल्कि बदल देता है। कागे मीटिंग्स में अब उसका नाम खतरे की तरह नहीं बल्कि सवाल की तरह लिया जाता है। क्या होगा अगर निंजा झंडों के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए लड़े। सुनादे रात को अकेले बैठकर यह सोचती है कि शायद कोनोहा ने जिस लड़के को निकाला उसने वही बना दिया जो कोनोहा कभी बनना चाहता था। और इसी अध्याय के अंत में नारुतो पहली बार यह समझता है कि उसका बनाया हुआ ये शिनोबी नेशन अब छोटा प्रयोग नहीं रहा। यह एक ऐसी चिंगारी बन चुका है जो अगर भड़की तो पूरी दुनिया की व्यवस्था को बदल सकती है। और अब उसे सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी उतना ही सतर्क रहना होगा, क्योंकि इतिहास यही सिखाता है कि सबसे पहले अपने ही लोग किसी नए सपने से डरने लगते हैं। What if Naruto was exiled and built his own shinobi nation? अध्याय 4। जैसे जैसे संघ मजबूत होता जाता है वैसे वैसे नारुतो को यह एहसास होने लगता है कि असली चुनौती बाहर के दुश्मन नहीं बल्कि भीतर का संतुलन है। क्योंकि जब लोग सुरक्षित महसूस करने लगते हैं तब सत्ता की चाह धीरे धीरे जन्म लेने लगती है। कुछ वरिष्ठ निंजा ये सुझाव देने लगते हैं कि संघ को औपचारिक रूप दिया जाए, रैंक तय हो, एक झंडा बने, एक नेता घोषित किया जाए। लेकिन नारुतो इन सभी बातों को टाल देता है। वह जानता है कि नाम और ताज आते ही उद्देश्य पीछे छूट जाता है। वो खुले मैदान में सबको इकट्ठा करता है और साफ कहता है कि यह जगह किसी एक इंसान की नहीं बल्कि एक समझ की है। अगर कभी उसे लगे कि वह खुद इस समझ के रास्ते में खड़ा हो रहा है तो वह बिना बहस के पीछे हट जाएगा। ये बात कई लोगों को चौंकाती है क्योंकि उन्होंने अब तक ऐसे नेता देखे थे जो कुर्सी से चिपक जाते हैं। उधर महान गांवों में बेचैनी बढ़ जाती है। एक नया गठबंधन बनता है जो बाहर से शांति की बात करता है लेकिन भीतर से इस संघ को खत्म करने की योजना बनाता है। वे आर्थिक दबाव डालते हैं, रास्ते रोकते हैं, अफवाहें फैलाते हैं कि यह जगह जिनचुरिकी की सेना बना रही है। नारुतो इन अफवाहों का जवाब नहीं देता। वह जानता है कि जवाब देने से कहानी बड़ी होती है। वह बस एक काम करता है, संघ के निंजाओं को अलग अलग जगहों पर मदद के लिए भेजता है। बाढ़, अकाल और छोटे संघर्षों में बिना नाम लिए, बिना दावा किए और धीरे धीरे वही गांव जो डरते थे वही संघ का बचाव करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि यह ताकत लेने नहीं बल्कि देने आए है। क्यूबी नारुतो से कहता है कि इंसानों की दुनिया में ये सबसे उल्टा युद्ध है जो उसने देखा है, जहां दुश्मन हथियार नहीं बल्कि भरोसा बन रहा है। लेकिन इसी बीच एक आंतरिक संकट खड़ा हो जाता है जब कुछ लोग सुरक्षा के नाम पर कठोर नियम लगाने की मांग करते हैं और नारुतो को पहली बार अपने ही बनाए ढांचे के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। वह उन लोगों को नहीं निकालता, न सजा देता है, वह बस उनके तर्कों को सार्वजनिक चर्चा में रख देता है और सबके सामने ये सवाल छोड़ देता है कि क्या डर से बनाई गई सुरक्षा सच में सुरक्षा होती है। बहस लंबी चलती है लेकिन अंत में वही जीतता है जो कम बोलता है और ज्यादा सुनता है। और इसी अध्याय के अंत में ये साफ हो जाता है कि नारुतो का शिनोबी नेशन सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए चुनौती नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए परीक्षा है जो शक्ति पाकर उसे थामना भूल जाता है। क्योंकि यहाँ लड़ाइयाँ तलवारों से नहीं बल्कि फैसलों से लड़ी जाती हैं और हर फैसला इतिहास बन सकता है। What if Naruto was exiled and built his own shinobi nation? अध्याय 5। समय के साथ संघ की सबसे बड़ी परीक्षा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है, क्योंकि जब अलग अलग गांवों से आए निंजा एक ही जगह रहते हैं तो उनकी आदतें, डर और पुराने घाव भी साथ आते हैं। कुछ लोग पुराने कागे सिस्टम की तरह आदेश चाहते हैं, कुछ पूरी आज़ादी। और इसी टकराव में पहली बार एक गंभीर घटना घटती है जब दो गुटों के बीच हिंसा होने की कगार आ जाती है। नारुतो बीच में कूदकर जुत्सु नहीं चलाता बल्कि सबको एक ही मैदान में बैठा देता है। वह दोनों पक्षों से वही सवाल पूछता है जो कोई नेता नहीं पूछता, तुम किससे डर रहे हो और तुम क्या खोना नहीं चाहते। और जब जवाब सामने आते हैं तो सबको एहसास होता है कि वे एक दूसरे से नहीं बल्कि अपने अतीत से लड़ रहे थे। नारुतो उसी पल एक नया नियम लाता है कि संघ में हर बड़े फैसले से पहले उस फैसले से प्रभावित होने वाले सबसे कमजोर लोगों की आवाज सुनी जाएगी, चाहे वे बच्चे हों या साधारण नागरिक। यह नियम कई अनुभवी निंजाओं को असहज करता है लेकिन वही नियम संघ को टूटने से बचा लेता है। उधर महान गांवों का गठबंधन अब खुलकर सख्त कदम उठाने की तैयारी करता है। वे एक संयुक्त सेना भेजने का विचार करते हैं ताकि इस नए शिनोबी नेशन को जड़ से खत्म किया जा सके। लेकिन जब वे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें हर रास्ते पर वही गांव मिलते हैं जो संघ की वजह से सुरक्षित हुए थे और वही लोग अब दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। नारुतो लड़ाई के लिए तैयार रहता है लेकिन वह पहला वार नहीं करता। वह एक संदेश भेजता है जिसमें बस इतना लिखा होता है कि अगर तुम मुझे दुश्मन मानते हो तो आओ, लेकिन अगर तुम उन लोगों को दुश्मन मानते हो जिन्हें हमने बचाया है तो पहले उनसे नजर मिलाओ।
ये संदेश कई कागे तक नहीं पहुंचता क्योंकि बीच में ही उसे रोक दिया जाता है, लेकिन असर हो चुका होता है। सेना बिखरने लगती है, कुछ निंजा आदेश मानने से मना कर देते हैं और पहली बार दुनिया देखती है कि बिना एक भी बड़ा जुत्सु चलाए एक युद्ध टल जाता है। इसी अध्याय के अंत में नारुतो ये समझ जाता है कि उसका बनाया हुआ शिनोबी नेशन अब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक आईना बन चुका है, जिसमें हर गांव को अपनी असलियत दिखने लगी है। और यही वो मोड़ है जहां वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है, क्योंकि अब ये संघ किसी एक इंसान का सपना नहीं बल्कि हजारों लोगों की उम्मीद बन चुका होता है। What if Naruto was exiled and built his own shinobi nation? अध्याय 6। महान गांवों की सेना बिना लड़े पीछे हट जाती है, लेकिन ये पीछे हटना शांति नहीं बल्कि तूफान से पहले की खामोशी साबित होता है, क्योंकि सत्ता कभी भी सीधे हार नहीं मानती, वह बस अपना चेहरा बदल लेती है। नारुतो ये बात अच्छे से समझता है और इसलिए वह जीत का जश्न मनाने से मना कर देता है। वह सबको साफ कह देता है कि अब सबसे मुश्किल दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि जब तलवारें नहीं चलती तब जहर फैलाया जाता है। कुछ ही महीनों में संघ के खिलाफ अफवाहें फैलने लगती हैं कि यहाँ बच्चों को ब्रेन वॉश किया जाता है, कि यह जगह जिनचुरिकी की निजी सेना है, कि नारुतो असल में दुनिया पर राज करना चाहता है। और यही वो पल होता है जब संघ के भीतर भी शक की छोटी छोटी दरारें उभरने लगती हैं। कुछ लोग सवाल करने लगते हैं कि क्या वाकई यह जगह हमेशा बिना झंडे और बिना नेता के चल सकती है। नारुतो इन सवालों से भागता नहीं, वह सबके सामने खड़ा होकर पहली बार अपने निर्वासन की पूरी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि कैसे उसे डर की वजह से कोनोहा से निकाला गया, कैसे शांति के नाम पर उसे अलग किया गया और कैसे उसने बदला लेने की बजाय कुछ नया बनाने का फैसला किया। उसकी आवाज में कोई कड़वाहट नहीं होती और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा झकझोरती है, क्योंकि वे पहली बार देख रहे होते हैं कि कोई इतना बड़ा अन्याय सहकर भी सत्ता नहीं बल्कि संतुलन की बात कर रहा है। उसी सभा में कुछ पुराने निंजा खुलकर स्वीकार करते हैं कि वे अब भी पुराने सिस्टम की सुरक्षा चाहते हैं, और नारुतो वही करता है जो कोई कागे नहीं करता। वह उन्हें रोकता नहीं, वह कहता है कि जो जाना चाहता है वह आज़ाद है, कोई सजा नहीं, कोई बदनामी नहीं। यह फैसला संघ को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बना देता है, क्योंकि जो रुकते हैं वे डर से नहीं बल्कि भरोसे से रुकते हैं। उधर दुनिया ये देखकर और असहज हो जाती है कि यह शिनोबी नेशन जबरदस्ती नहीं बल्कि विकल्प से खड़ा है। क्यूबी नारुतो से कहता है कि इंसानों ने कभी ऐसी ताकत नहीं देखी जो खुद को थाम सके। और इसी अध्याय के अंत में ये साफ हो जाता है कि नारुतो का असली युद्ध अब बाहर नहीं बल्कि समय के साथ है, क्योंकि अगर यह संघ लंबे समय तक टिका रहा तो ये दुनिया को ये सिखा देगा कि ताकत को बिना ताज के भी संभाला जा सकता है। और यही विचार सबसे बड़े साम्राज्यों को सबसे ज्यादा डराता है। What if Naruto was exiled and built his own shinobi nation? अध्याय 7। संघ के टिके रहने के साथ ही दुनिया में एक नई बेचैनी जन्म लेती है, क्योंकि यह पहली बार हो रहा होता है कि कोई ताकत न तो विस्तार चाहती है और न ही अधीनता। और यही बात सबसे ज्यादा असहनीय होती है। कुछ गुप्त संगठन और पुराने युद्धों से बचे हुए लोग मिलकर एक नया साया बनाते हैं, जो खुले युद्ध की जगह अंदर से तोड़ने की नीति अपनाता है। वे संघ में घुसपैठ करते हैं, छोटे झगड़े भड़काते हैं, पुराने घाव कुरेदते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह जगह खुद ही बिखर जाए। नारुतो को ये सब दिखता है, लेकिन वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह जानता है कि हर साजिश को तोड़ने से पहले उसे खुद को उजागर करने देना पड़ता है। वह जानबूझकर कुछ फैसलों में देर करता है ताकि असली चेहरे सामने आ सकें, और जब अंततः वह सबको एक साथ इकट्ठा करता है तो कोई आरोप नहीं लगाता, बस ये दिखा देता है कि कैसे डर को हथियार बनाया जा रहा था। कई लोग शर्मिंदा होते हैं, कुछ गुस्से में चले जाते हैं, लेकिन संघ नहीं टूटता, बल्कि और स्पष्ट हो जाता है कि यह जगह भरोसे पर खड़ी है। उधर कोनोहा में नई पीढ़ी के निंजा इस संघ की कहानियां सुनकर सवाल पूछने लगते हैं। वे पूछते हैं कि अगर नारुतो गलत था तो इतने लोग उसके साथ क्यों हैं, और अगर वो सही है तो फिर पुराने नियम क्यों हैं। सुनादे ये सब सुनती है और पहली बार मानती है कि शायद निर्वासन एक गलती थी, लेकिन अब बात माफी की नहीं बल्कि दिशा की होती है। नारुतो खुद को किसी संदेश या दूत के रूप में नहीं भेजता, वह बस ये सुनिश्चित करता है कि हर बच्चा जिसे संघ में लाया जाता है उसे ये बताया जाए कि यहाँ कोई आखिरी सच नहीं है, सिर्फ बेहतर सवाल हैं। और इसी अध्याय के अंत में ये साफ हो जाता है कि यह शिनोबी नेशन अब एक जगह नहीं बल्कि एक विचार बन चुका है, और विचारों को न तो घेरा जा सकता है न ही निर्वासित, उन्हें बस अपनाया या ठुकराया जा सकता है। और दुनिया अब इसी चुनाव के सामने खड़ी होती है। What if Naruto was exiled and built his own shinobi nation? अध्याय 8। समय बीतने के साथ संघ की सबसे बड़ी ताकत धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है, क्योंकि जब लोग किसी विचार पर भरोसा करने लगते हैं तब वे उससे चमत्कार की उम्मीद भी करने लगते हैं। कुछ गांव चाहते हैं कि संघ हर समस्या का हल बने, हर युद्ध रोके, हर भूख मिटाए, और नारुतो ये समझ जाता है कि अगर उसने ये बोझ अपने कंधों पर ले लिया तो वही सिस्टम दोहराया जाएगा जिससे वह भागा था। इसलिए वह पहली बार साफ सीमा खींचता है। वह कहता है कि संघ मदद करेगा लेकिन निर्भरता नहीं बनाएगा, वह सुरक्षा देगा लेकिन फैसले नहीं छीनेगा। ये बात कई लोगों को कड़वी लगती है, लेकिन यही बात संघ को जिंदा रखती है।
उसी दौरान एक बड़ा संकट उभरता है जब दो महान गांवों के बीच सीमा विवाद फिर से भड़कने लगता है और दोनों पक्ष संघ से समर्थन मांगते हैं। यह वही पल होता है जहां नारुतो को किसी एक तरफ खड़ा होने का लालच भी दिया जाता है और धमकी भी, लेकिन वह दोनों को मना कर देता है और सुझाव देता है कि पहली बार बिना निंजा के बातचीत की जाए। ये प्रस्ताव मजाक समझा जाता है, लेकिन जनता के दबाव में दोनों गांवों को मानना पड़ता है। बातचीत लंबी होती है, कठिन होती है, कई बार टूटने की कगार पर पहुंचती है, लेकिन जब कोई निंजा तलवार नहीं निकालता तब शब्दों का वजन बढ़ जाता है और अंततः समझौता होता है। ये घटना दुनिया में गूंज बनकर फैल जाती है, क्योंकि पहली बार शिनोबी न होने से भी शांति बनी थी। नारुतो इस श्रेय को भी नहीं लेता, वह बस ये कहता है कि कभी कभी सबसे बड़ा जुत्सु लड़ाई न करना होता है। संघ के भीतर अब नई पीढ़ी तैयार हो रही होती है, बच्चे जो किसी गांव के नहीं बल्कि एक सोच के साथ बड़े हो रहे होते हैं। क्यूबी ये देखकर स्वीकार करता है कि इंसानों ने पहली बार शक्ति को हथियार नहीं बल्कि साधन बनाया है। और इसी अध्याय के अंत में ये साफ हो जाता है कि नारुतो का निर्वासन एक सजा नहीं बल्कि उस दुनिया के लिए वरदान बन गया था जो अब ये सीख रही थी कि शांति किसी एक ताकत से नहीं बल्कि साझा जिम्मेदारी से आती है, और यह सीख अब वापस रोकी नहीं जा सकती। What if Naruto was exiled and built his own shinobi nation? अध्याय 9। जैसे जैसे ये सोच फैलती जाती है वैसे वैसे पुराने सिस्टम की नींव और ज्यादा हिलने लगती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ संघ का नहीं बल्कि पूरे शिनोबी युग का बन चुका होता है। नारुतो यह महसूस करता है कि बदलाव अब उसकी मर्जी से नहीं बल्कि समय की मांग से आगे बढ़ रहा है। वह खुद को और पीछे खींच लेता है ताकि यह साबित हो सके कि संघ किसी एक चेहरे पर नहीं टिका। कुछ युवा निंजा पहली बार खुलकर कहते हैं कि वे किसी गांव के नहीं बल्कि इस नए विचार के साथ रहना चाहते हैं, और यही बात महान गांवों को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि निंजा अगर चुनाव करने लगे तो आदेश बेकार हो जाते हैं। एक गुप्त बैठक में कुछ शक्तिशाली लोग यह फैसला लेते हैं कि अगर इस विचार को रोका नहीं गया तो उनकी सत्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और यहीं से एक आखिरी साजिश जन्म लेती है। संघ को युद्ध में घसीटने की एक ऐसी झूठी घटना रची जाती है जिसमें यह दिखाया जाता है कि संघ के निंजाओं ने एक सीमा पर हमला किया है। अफवाह आग की तरह फैलती है और नारुतो पहली बार देखता है कि भरोसे की इमारत कितनी जल्दी डर से कांप सकती है, लेकिन वह तुरंत सफाई नहीं देता। वह जानबूझकर चुप रहता है ताकि लोग अपनी असली शक्ल दिखा दें। कुछ गांव बिना पूछे हथियार उठा लेते हैं, कुछ रुककर सच्चाई जानना चाहते हैं, और यही अंतर नारुतो के लिए सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। वो फिर सबको खुली सभा में बुलाता है, सबूत रखता है, झूठ को उजागर करता है और सबसे जरूरी बात ये करता है कि दोषियों को सजा देने की बजाय उनसे ये पूछता है कि वे किस डर से ये सब कर रहे थे। ये सवाल पूरे शिनोबी समाज को झकझोर देता है, क्योंकि पहली बार किसी ने अपराध से ज्यादा वजह पर रोशनी डाली होती है। और इसी अध्याय के अंत में ये साफ हो जाता है कि अब ये संघर्ष हथियारों का नहीं बल्कि मानसिकता का है, और अगर यह मानसिकता बदल गई तो शायद पहली बार शिनोबी दुनिया को किसी निर्वासित नायक की नहीं बल्कि एक साझा भविष्य की जरूरत पड़ेगी। और यही वो मोड़ होता है जहां कहानी अपने सबसे निर्णायक रास्ते पर मुड़ने लगती है। What if Naruto was exiled and built his own shinobi nation? अध्याय 10। झूठी घटना के उजागर होने के बाद दुनिया अचानक शांत नहीं होती बल्कि और ज्यादा असहज हो जाती है, क्योंकि जब सच सामने आ जाता है तब लोगों को ये तय करना पड़ता है कि वे किस डर के साथ जीना चाहते हैं, पुराने झूठ के साथ या नए सवालों के साथ। नारुतो ये देखता है कि कुछ कागे खुले तौर पर माफी मांगते हैं तो कुछ चुप्पी ओढ़ लेते हैं, क्योंकि चुप्पी हमेशा जिम्मेदारी से आसान होती है। संघ के भीतर भी बहस तेज हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि अब और धैर्य नहीं रखा जा सकता, कि अगर दुनिया हमला करना चाहती है तो पहले वार करना बेहतर होगा। और यही वो पल होता है जहां नारुतो पहली बार अपनी पूरी दृढ़ता दिखाता है। वह सबके सामने खड़ा होकर कहता है कि अगर यह जगह भी डर से फैसला लेने लगेगी तो फिर इसमें और बाहर की दुनिया में कोई फर्क नहीं बचेगा। वह साफ कर देता है कि संघ का मकसद जीतना नहीं बल्कि अलग रहना है, अलग सोचने में, अलग जीने में। ये बात कुछ लोगों को खो देती है, लेकिन ज्यादातर को ये पहली बार सुकून देती है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वे किसी युद्ध मशीन का हिस्सा नहीं बल्कि एक समुदाय का हिस्सा हैं। उधर महान गांवों में नई पीढ़ी खुलकर सवाल पूछने लगती है कि अगर नारुतो गलत है तो उसे हराने की इतनी कोशिश क्यों हो रही है, और अगर वो सही है तो उससे डर क्यों। ये सवाल धीरे धीरे दबाए नहीं जा पाते। कुछ कागे पहली बार संघ के प्रतिनिधियों से बिना हथियार मिलने आते हैं। कोई समझौता नहीं होता, कोई संधि नहीं लिखी जाती, बस एक साझा समझ बनती है कि हर समस्या का हल युद्ध नहीं होगा। नारुतो इस पल को ऐतिहासिक नहीं बनने देता। वो कोई घोषणा नहीं करता, कोई झंडा नहीं उठाता, क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही इसे जीत कहा जाएगा कोई इसे चुनौती देने आ जाएगा। और इसी अध्याय के अंत में ये साफ हो जाता है कि शिनोबी दुनिया अब दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, एक जो डर से चलता है और एक जो सवालों से। और नारुतो का बनाया हुआ शिनोबी नेशन अब इन दोनों के बीच पुल बन चुका है, एक ऐसा पुल जिस पर चलना आसान नहीं लेकिन गिरने से बेहतर है। और यह पुल अब टूटने वाला नहीं, क्योंकि इसे किसी एक ताकत ने नहीं बल्कि हजारों छोटे फैसलों ने मिलकर बनाया है। What if Naruto was exiled and built his own shinobi nation? अध्याय 11। समय के साथ यह साफ होने लगता है कि नारुतो का सबसे बड़ा योगदान कोई युद्ध जीतना नहीं बल्कि दुनिया को रुककर सोचने की आदत डालना है।
क्योंकि अब हर बड़ा गांव किसी भी फैसले से पहले ये देखता है कि अगर उसने हथियार उठाया तो संघ क्या करेगा, नहीं बल्कि जनता क्या पूछेगी। नारुतो खुद को और पीछे कर लेता है। वह रोजमर्रा के कामों में दिखता है, बच्चों के साथ ट्रेनिंग करता है, खेतों में मदद करता है, ताकि लोग यह न भूलें कि यह व्यवस्था किसी देवता पर नहीं बल्कि इंसानों पर टिकी है। संघ के भीतर अब नेतृत्व घूमता रहता है, कोई स्थायी चेहरा नहीं, कोई स्थायी कुर्सी नहीं, और यही बात इसे अस्थिर नहीं बल्कि लचीला बनाती है। कुछ बाहरी ताकतें अब भी कोशिश करती हैं कि इसे अंदर से तोड़ा जाए, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि यहाँ तोड़ने के लिए कोई एक केंद्र ही नहीं है। कोनोहा में नई पीढ़ी के निंजा पहली बार यह मानने लगते हैं कि नारुतो का निर्वासन शायद सबसे बड़ा सबक था जो शिनोबी दुनिया को मिल सकता था। सुनादे एक दिन अकेले में ये स्वीकार करती है कि अगर वह लड़का रुका रहता तो शायद ये बदलाव कभी नहीं आता, और नारुतो ये सुनकर बस मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसने कभी कोनोहा को नीचा दिखाने के लिए ये रास्ता नहीं चुना था। उसने बस ये दिखाने के लिए चुना था कि और भी रास्ते हो सकते हैं। अध्याय के अंत में वह एक पहाड़ी पर खड़ा होकर दूर फैली बस्तियों को देखता है, जहां अलग अलग झंडे अब भी हैं लेकिन तलवारें कम दिखती हैं, और उसी पल उसे एहसास होता है कि उसका शिनोबी नेशन अब एक जगह नहीं बल्कि एक दिशा बन चुका है, और जब दिशा सही हो तो मंजिल अपने आप बदलने लगती है, बिना किसी अंतिम युद्ध के, बिना किसी नायक की कुर्बानी के, बस इंसानों के धीरे धीरे बेहतर होने से। What if Naruto was exiled and built his own shinobi nation? अध्याय 12। दुनिया धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां युद्ध की कहानियां इतिहास की किताबों में सिमटने लगती हैं और वर्तमान में फैसलों की कीमत ज्यादा अहम हो जाती है। नारुतो अब किसी सभा में आगे बैठा हुआ नेता नहीं बल्कि पीछे खड़ा सुनने वाला इंसान बन चुका होता है, क्योंकि वह जानता है कि जिस दिन लोग खुद बोलना सीख लें उसी दिन किसी एक आवाज की जरूरत खत्म हो जाती है। संघ में अब ऐसे निंजा होते हैं जो कभी दुश्मन थे, कभी शिकार और कभी हथियार, लेकिन अब वे अपने अतीत को पहचान की तरह नहीं बल्कि सबक की तरह रखते हैं। एक दिन एक युवा निंजा सवाल करता है कि अगर सब कुछ इतना बदल चुका है तो फिर नारुतो को अब भी निर्वासित क्यों कहा जाता है, और यह सवाल पूरे संघ में गूंज बनकर फैल जाता है। नारुतो मुस्कुराता है और कहता है कि निर्वासन जगह से नहीं बल्कि सोच से होता है। अगर वो कोनोहा में रहता तो शायद वो वही सोच दोहराता जिससे ये दुनिया टूटी थी, और यह जवाब कई लोगों को चुप करा देता है। उसी दौरान एक आखिरी चुनौती सामने आती है जब कुछ पुराने शक्तिशाली लोग आखिरी बार यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि बिना डर के दुनिया नहीं चल सकती। वे छोटे संघर्षों को भड़काते हैं, सीमाओं पर हलचल बढ़ाते हैं, लेकिन इस बार प्रतिक्रिया अलग होती है। गांव खुद आपस में बैठकर बात करते हैं, संघ को बीच में लाने की जरूरत तक नहीं पड़ती, और यही वो पल होता है जहां नारुतो समझ जाता है कि उसका काम पूरा हो चुका है, क्योंकि जिस दिन शांति उसके बिना चलने लगे वही असली जीत होती है। अध्याय के अंत में वह क्यूबी से कहता है कि शायद अब इस दुनिया को किसी जिनचुरिकी की नहीं बल्कि साधारण इंसानों की जरूरत है, और क्यूबी पहली बार बिना हंसी के यह मान लेता है कि इंसान सच में बदल सकते हैं। और इस एहसास के साथ कहानी आगे नहीं दौड़ती बल्कि ठहर जाती है, जैसे कोई लंबी यात्रा अंत में सुकून से बैठ गई हो, क्योंकि शिनोबी नेशन अब किसी नक्शे पर नहीं बल्कि हर उस इंसान के फैसले में जिंदा होता है जो तलवार उठाने से पहले सवाल पूछना सीख चुका है। What if Naruto was exiled and built his own shinobi nation? अध्याय 13। समय आगे बढ़ता है और अब ये साफ दिखाई देने लगता है कि संघ किसी संकट के बिना भी कैसे जिंदा रहता है, क्योंकि असली परीक्षा तब होती है जब दुश्मन नहीं होता। नारुतो ये बात सबसे पहले समझता है। वह देखता है कि शांति में लोग धीरे धीरे आरामतलबी की ओर झुकने लगते हैं। कुछ लोग पुराने दिनों की बहादुरी की कहानियां बढ़ा चढ़ाकर सुनाने लगते हैं, कुछ खुद को ज्यादा अहम समझने लगते हैं, और यही वो बीज होता है जिससे अगला पतन शुरू होता है। नारुतो इसे रोकने के लिए कोई सख्त नियम नहीं बनाता, वह बस जिम्मेदारियां बदल देता है। जो आज सिखा रहा है वह कल सीखने बैठता है, जो आज सुरक्षा देख रहा है वह कल खेती में हाथ बटाता है, ताकि कोई भी खुद को किसी एक भूमिका में कैद न कर ले। ये बदलाव आसान नहीं होता, कई लोग असहज होते हैं, कुछ नाराज भी, लेकिन धीरे धीरे सब समझने लगते हैं कि ताकत जब घूमती रहती है तो अहंकार जम नहीं पाता। इसी दौरान बाहर की दुनिया में भी असर दिखने लगता है। कुछ महान गांव अपने सिस्टम में छोटे सुधार लाने लगते हैं। वे इसे संघ की नकल नहीं कहते, लेकिन दिशा वही होती है। नारुतो ये सब देखता है और खुद को और पीछे कर लेता है, क्योंकि वह जानता है कि जैसे ही कोई नाम सामने आता है लोग फिर उसी नाम से डरने लगते हैं। वो बच्चों को ये सिखाता है कि अगर कभी यह जगह भी तुम्हें गलत लगे तो सवाल पूछना, और अगर जवाब न मिले तो छोड़कर चले जाना, क्योंकि कोई भी व्यवस्था सच से बड़ी नहीं होती। अध्याय के अंत में एक बूढ़ा निंजा उससे पूछता है कि क्या उसे डर नहीं लगता कि यह सब एक दिन टूट जाएगा। नारुतो शांत आवाज में कहता है कि जो चीज डर से टिकी हो वही सबसे पहले टूटती है, और जो सवालों से टिकी हो वह टूटकर भी कुछ नया बना लेती है। और इसी सोच के साथ यह अध्याय खत्म होता है, यह एहसास छोड़ते हुए कि नारुतो का बनाया हुआ शिनोबी नेशन अब किसी चमत्कार पर नहीं बल्कि इंसानों की रोज की ईमानदारी पर टिका है, और यही वह नींव है जिसे गिराना सबसे मुश्किल होता है। What if Naruto was exiled and built his own shinobi nation? अध्याय 14। समय अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका होता है जहां नारुतो की बनाई हुई व्यवस्था किसी प्रयोग की तरह नहीं बल्कि एक स्वाभाविक सच की तरह जी जा रही होती है।
लोग अब संघ को किसी खतरे या आदर्श की तरह नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के हिस्से की तरह देखने लगते हैं। और यही वो पल होता है जहां नारुतो सबसे ज्यादा सतर्क हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि जब कोई चीज सामान्य लगने लगे तब लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। वह देखता है कि नई पीढ़ी के कुछ निंजा जिन्होंने युद्ध नहीं देखा, वे शांति को स्वाभाविक मानने लगे हैं, और यही स्वाभाविकता धीरे धीरे कृतज्ञता को कम कर देती है। नारुतो उन्हें डराने या उपदेश देने की बजाय इतिहास को जिंदा तरीके से सामने लाता है। वो पुराने दुश्मनों और पीड़ितों को एक साथ बैठाकर उनकी कहानियां सुनवाता है, बिना काटे, बिना सही या गलत तय किए, ताकि नई पीढ़ी समझ सके कि शांति किसी नियम से नहीं बल्कि कीमत चुकाने से आती है। इसी दौरान बाहर की दुनिया में एक नया तनाव उभरता है जब कुछ दूरस्थ क्षेत्रों में पुराने निंजा सरदार फिर से ताकत इकट्ठा करने लगते हैं। वे खुले युद्ध की बात नहीं करते बल्कि सुरक्षा के नाम पर डर फैलाते हैं, और कुछ लोग संघ से यह उम्मीद करने लगते हैं कि नारुतो आगे बढ़कर उन्हें रोक दे। लेकिन नारुतो ये जिम्मेदारी लेने से मना कर देता है। वह कहता है कि अगर हर समस्या के लिए संघ ही आगे आएगा तो दुनिया फिर से एक केंद्र पर निर्भर हो जाएगी। वह सिर्फ इतना करता है कि उन क्षेत्रों के लोगों को बातचीत और आत्मरक्षा के साधन देता है, फैसले उनके हाथ में छोड़ देता है। यह फैसला कई लोगों को गलत लगता है, कुछ उसे कमजोरी कहते हैं, लेकिन समय साबित करता है कि जब लोगों को अपनी सुरक्षा का अधिकार मिलता है तो वे डर बेचने वालों के पीछे नहीं जाते। धीरे धीरे वे सरदार अकेले पड़ने लगते हैं, बिना किसी बड़े टकराव के, और यह घटना संघ के भीतर एक गहरी समझ पैदा करती है कि सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि तुम हर आग बुझाओ, बल्कि यह है कि लोगों को आग से डरना बंद करना सिखाओ। अध्याय के अंत में नारुतो अकेले बैठकर यह मानता है कि उसका सफर अब खत्म होने के करीब है, क्योंकि उसने जो बनाना था वह बन चुका है, एक ऐसी दुनिया जहां उसके होने या न होने से दिशा नहीं बदलेगी। और यही एहसास उसके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि संतोष ले आता है, क्योंकि एक निर्वासित निंजा के लिए इससे बड़ी जीत कुछ नहीं हो सकती थी कि उसकी अनुपस्थिति भी व्यवस्था को मजबूत बना दे। What if Naruto was exiled and built his own shinobi nation? अध्याय 15। नारुतो अब खुद को धीरे धीरे उस केंद्र से हटा रहा होता है जिसे दुनिया अब भी अनजाने में उसी के चारों ओर मानती है। वह समझ चुका होता है कि किसी भी विचार की आखिरी परीक्षा यही होती है कि वह अपने निर्माता के बिना कैसे सांस लेता है। इसलिए वह छोटे छोटे फैसले दूसरों को लेने देता है, कभी वे गलत होते हैं, कभी सही, लेकिन नारुतो उन्हें सुधारने के लिए आगे नहीं बढ़ता। वो सिर्फ सवाल छोड़ता है ताकि लोग खुद उन गलतियों की जिम्मेदारी उठाना सीखें। कुछ पुराने साथी उससे पूछते हैं कि क्या उसे डर नहीं लगता कि यह संघ उसके बिना बिखर जाएगा, और नारुतो पहली बार बिना मुस्कुराए जवाब देता है कि अगर यह उसके बिना नहीं चल सकता तो फिर यह कभी सही मायनों में बना ही नहीं था। इसी दौरान कोनोहा से एक अनपेक्षित संदेश आता है, कोई आदेश नहीं, कोई मांग नहीं, बस एक स्वीकार कि जिस रास्ते पर नारुतो चला वही रास्ता अब वे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये संदेश नारुतो को भावुक नहीं करता बल्कि शांत कर देता है, क्योंकि यह साबित करता है कि निर्वासन एक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत था। संघ में अब बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, वे नारुतो को किंवदंती की तरह नहीं बल्कि एक शिक्षक की तरह याद रखते हैं, और यही बात उसे सबसे ज्यादा सुकून देती है। वो आखिरी बार एक खुली सभा में बोलता है और साफ कहता है कि अगर कभी यह जगह तुम्हें डर से चलती दिखे तो समझ लेना कि तुम गलत मोड़ पर हो, और उस दिन बिना बहस किए रास्ता बदल देना। इस भाषण में कोई नारा नहीं, कोई वादा नहीं, बस एक चेतावनी होती है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे कीमती उपहार बन जाती है। अध्याय के अंत में नारुतो एक साधारण यात्री की तरह संघ से बाहर निकलता है। कोई विदाई समारोह नहीं, कोई आंसू नहीं, क्योंकि वह जानता है कि जो सच में टिकता है उसे अलविदा कहने की जरूरत नहीं होती। और इसी शांत कदम के साथ ये कहानी एक नए सन्नाटे में प्रवेश करती है, जहां शिनोबी नेशन अब किसी एक नाम से नहीं बल्कि हजारों लोगों के रोजमर्रा के चुनाव से जिंदा रहता है, और यही वह विरासत होती है जिसे कोई भी निर्वासन कभी मिटा नहीं सकता। What if Naruto was exiled and built his own shinobi nation? अध्याय 16। नारुतो के चले जाने के बाद संघ पहली बार उसकी परछाई के बिना सांस लेता है, और यही वो पल होता है जब सबको एहसास होता है कि असली परीक्षा अब शुरू हुई है। कुछ लोग उसे याद करके असुरक्षित महसूस करते हैं, कुछ को लगता है कि अब सब बिखर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वही नियम, वही आदतें और वही सवाल काम करने लगते हैं जिन्हें नारुतो छोड़कर गया था। नेतृत्व अपने आप उभरता है और फिर बदल भी जाता है। कोई स्थायी चेहरा नहीं बनता, क्योंकि हर कोई जानता है कि यहाँ किसी कुर्सी से ज्यादा जरूरी जिम्मेदारी है। बाहर की दुनिया शुरू में ये समझती है कि नारुतो के बिना ये शिनोबी नेशन कमजोर हो जाएगा। कुछ ताकतें फिर से दबाव बनाने की कोशिश करती हैं, व्यापार रोकने की, अफवाह फैलाने की, डर पैदा करने की, लेकिन इस बार जवाब किसी एक इंसान से नहीं बल्कि पूरे संघ से आता है। लोग खुद बातचीत के लिए आगे आते हैं, खुद सीमाएं तय करते हैं और खुद ये तय करते हैं कि कहाँ उन्हें झुकना है और कहाँ नहीं। ये देखकर पुराने गांवों के निंजा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी ताकत नहीं देखी जो बिना आदेश के भी संगठित रह सके। कहीं दूर नारुतो ये सब एक साधारण यात्री की तरह देखता है। वह हस्तक्षेप नहीं करता, बस ये देखता है कि उसके बिना भी लोग सही और गलत के बीच फर्क कर पा रहे हैं, और यही उसके लिए सबसे बड़ा सुकून बन जाता है,
क्योंकि उसने कभी यह नहीं चाहा था कि दुनिया उसके नाम से चले, वह बस ये चाहता था कि दुनिया डर से नहीं बल्कि समझ से चले। अध्याय के अंत में ये साफ हो जाता है कि शिनोबी नेशन अब एक जगह या संगठन नहीं बल्कि एक आदत बन चुका है, और आदतें तलवार से नहीं टूटती, वे सिर्फ समय के साथ और गहरी होती जाती हैं। और यही वो मोड़ होता है जहां ये कहानी किसी व्यक्ति की कहानी नहीं रह जाती बल्कि एक पूरे युग की कहानी बन जाती है। What if Naruto was exiled and built his own shinobi nation? अध्याय 17। नारुतो की अनुपस्थिति में समय एक अजीब सच्चाई उजागर करता है कि जिन व्यवस्थाओं को लोग इंसानों से जोड़ते हैं वे असल में आदतों से चलती हैं, और संघ की आदतें अब इतनी गहरी हो चुकी होती हैं कि कोई भी बाहरी झटका उन्हें तोड़ नहीं पाता। कुछ युवा निंजा जो नारुतो को सिर्फ कहानियों में जानते थे अब सवाल पूछते हैं कि क्या यह व्यवस्था हमेशा ऐसे ही चल सकती है या इसे भी किसी दिन बदलना पड़ेगा। और यही सवाल संघ को जिंदा रखता है, क्योंकि यहाँ सवाल कमजोरी नहीं बल्कि ताकत माने जाते हैं। बाहर की दुनिया में अब धीरे धीरे ये स्वीकार किया जाने लगता है कि पुराने शिनोबी सिस्टम की सख्ती ही उसके टूटने की वजह थी। कुछ गांव अपने बच्चों को संघ में सीखने भेजते हैं, न ताकत के लिए बल्कि सोच के लिए, और जब वे लौटते हैं तो वे आदेश मानने से पहले पूछना सीख चुके होते हैं। ये बदलाव धीमा होता है लेकिन गहरा होता है। कहीं दूर नारुतो साधारण लोगों के बीच रहकर ये सब देखता है। वह अब किसी युद्ध या समझौते का हिस्सा नहीं बनता। वह खेतों में काम करता है, बच्चों को कहानियां सुनाता है, और जब कोई उसे पहचान भी लेता है तो वह मुस्कुराकर बात बदल देता है, क्योंकि उसका मकसद कभी पहचान नहीं था बल्कि पहचान की जरूरत को खत्म करना था। एक दिन संघ में यह फैसला लिया जाता है कि अब नारुतो का नाम इतिहास में किसी नेता की तरह नहीं बल्कि एक मोड़ की तरह पढ़ाया जाएगा। वह मोड़ जहां से शिनोबी ने ये समझने लगे कि ताकत का मतलब सिर्फ जीतना नहीं बल्कि रोक पाना भी होता है। और इसी अध्याय के अंत में ये साफ हो जाता है कि नारुतो का निर्वासन एक गलती नहीं बल्कि समय की मांग थी, क्योंकि अगर वह कोनोहा में रहता तो शायद ये दुनिया कभी खुद पर भरोसा करना नहीं सीखती। और यही एहसास इस कहानी को किसी अंत तक नहीं बल्कि एक निरंतरता तक ले जाता है, जहां हर पीढ़ी को ये तय करना होता है कि वह डर से चलेगी या सवालों से, और यही चुनाव शिनोबी नेशन की असली आत्मा बन जाता है। What if Naruto was exiled and built his own shinobi nation? अध्याय 18। समय अब उस मुकाम पर पहुंच चुका होता है जहां नारुतो की बनाई हुई व्यवस्था को परखने के लिए किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब सब कुछ ठीक चलता दिखे। संघ में पैदा हुई नई पीढ़ी शांति को जन्मसिद्ध अधिकार मानने लगती है, और यही सोच धीरे धीरे जोखिम बन जाती है। कुछ युवा निंजा पहली बार यह सवाल उठाते हैं कि अगर दुनिया अब बदल चुकी है तो क्या ये संघ भी पुराना नहीं हो गया, क्या इसकी सोच भी एक दिन जड़ नहीं बन जाएगी। और यही सवाल सुनकर बुजुर्ग निंजा घबराते नहीं बल्कि मुस्कुराते हैं, क्योंकि यही वो पल था जिसके लिए नारुतो ने ये सब खड़ा किया था। बहस खुली होती है, कोई उसे अपमान नहीं मानता, कोई सवाल को दबाता नहीं, और कई दिनों की चर्चा के बाद ये तय किया जाता है कि संघ का ढांचा समय के साथ बदलेगा, नियम पत्थर पर नहीं बल्कि अनुभव पर लिखे जाएंगे। और यही फैसला इस व्यवस्था को फिर से जवान बना देता है। बाहर की दुनिया ये देखकर हैरान रह जाती है कि यह शिनोबी नेशन बिना टूटे खुद को बदल सकता है। वहीं कहीं दूर नारुतो ये सब सुनता है और पहली बार खुलकर हंसता है, क्योंकि उसने जो सपना देखा था वह किसी इमारत या सेना का नहीं बल्कि एक ऐसी सोच का था जो खुद को चुनौती दे सके। अध्याय के अंत में ये साफ हो जाता है कि शिनोबी नेशन अब किसी नेता, किसी कहानी या किसी त्याग पर नहीं टिका, बल्कि उस साहस पर टिका है जो इंसानों को यह मानने देता है कि वे गलत भी हो सकते हैं और फिर भी आगे बढ़ सकते हैं। और यही वो विरासत होती है जिसे कोई युद्ध, कोई निर्वासन और कोई साजिश कभी खत्म नहीं कर सकती। What if Naruto was exiled and built his own shinobi nation? अध्याय 19। अब संघ और बाहरी दुनिया के बीच की रेखा लगभग धुंधली हो चुकी होती है, क्योंकि विचार जब फैलते हैं तो सीमाएं अपने आप कमजोर पड़ने लगती हैं। कई छोटे गांव बिना औपचारिक घोषणा के उसी तरह जीने लगते हैं जैसे संघ सिखाता है, बिना कठोर रैंक, बिना डर के आदेश और बिना बच्चों को हथियार बनाने की जल्दी के। ये बदलाव किसी क्रांति की तरह नहीं बल्कि रोजमर्रा की आदत की तरह आता है, और यही बात इसे रोकना असंभव बना देती है। कुछ पुराने कागे अब भी इसे खतरा मानते हैं, लेकिन वे खुलकर कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि जनता अब सवाल पूछने लगी होती है और सवालों के सामने तलवारें बेकार लगने लगती हैं। संघ के भीतर एक नई चर्चा उठती है कि क्या अब उन्हें खुद को औपचारिक रूप से दुनिया के सामने रखना चाहिए या नहीं। बहस लंबी चलती है और अंत में वही फैसला होता है जो हमेशा हुआ है, कोई अंतिम जवाब नहीं। बस ये तय किया जाता है कि हर क्षेत्र अपनी जरूरत के हिसाब से खुद को ढालेगा। कहीं दूर नारुतो ये सब सुनकर यह समझता है कि उसका सफर अब पूरी तरह पीछे छूट चुका है, क्योंकि लोग अब उसके नाम के बिना भी वही फैसले ले रहे हैं जिनके लिए उसने संघर्ष किया था। वह खुद से यह मान लेता है कि अब अगर वह लौटेगा भी तो एक दर्शक की तरह, क्योंकि मंच अब उसका नहीं रहा। अध्याय के अंत में यह एहसास गहरा हो जाता है कि शिनोबी नेशन अब किसी कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि कहानी कहने का तरीका बन चुका है, और जब तरीका बदल जाता है तो इतिहास अपने आप नई दिशा में बहने लगता है, बिना किसी आखिरी अध्याय के, बिना किसी नायक के अंतिम दृश्य के, बस इंसानों के धीरे धीरे बेहतर चुनाव करने से। What if Naruto was exiled and built his own shinobi nation? अध्याय 20।
वक्त के साथ अब ये साफ दिखने लगता है कि दुनिया ने नारुतो को नहीं बल्कि उसके सवालों को अपना लिया है, क्योंकि अब जब भी कहीं संघर्ष की बात उठती है तो लोग सबसे पहले ये पूछते हैं कि क्या इसका कोई और रास्ता हो सकता है, और यही सवाल पुराने शिनोबी युग की सबसे बड़ी हार बन जाता है। संघ अब किसी केंद्र से नहीं चलता बल्कि कई छोटे छोटे समुदायों में बढ़ चुका होता है जो एक दूसरे से सीखते हैं, लड़ते नहीं। कुछ जगहों पर प्रयोग असफल होते हैं, कुछ जगहों पर गलत फैसले लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी गलती को छुपाता नहीं, क्योंकि यहाँ गलती अपराध नहीं बल्कि सीख मानी जाती है। बाहर की दुनिया में अब अकादमियों के पाठ्यक्रम बदलने लगते हैं। बच्चों को सिर्फ जुत्सु नहीं बल्कि यह भी सिखाया जाने लगता है कि कब लड़ाई से पीछे हटना ज्यादा साहसी होता है। कुछ पुराने निंजा इसे कमजोरी कहते हैं, लेकिन नई पीढ़ी इसे समझदारी मानती है। कहीं दूर नारुतो ये सब देखता है और पहली बार उसे ये डर नहीं लगता कि दुनिया उसके बिना बिगड़ जाएगी, क्योंकि अब दुनिया उसके बिना भी सवाल पूछ रही है। एक दिन वह फिर से उस जगह लौटता है जहां से उसने संघ की शुरुआत की थी। अब वहां कोई मुख्यालय नहीं, कोई स्मारक नहीं, बस लोग हैं जो अपने फैसले खुद लेते हैं। कोई उसे पहचानता नहीं और यही उसकी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। अध्याय के अंत में यह एहसास गहराता है कि नारुतो का निर्वासन एक व्यक्ति को बाहर निकालना नहीं था बल्कि एक विचार को जन्म देना था, और वह विचार अब इतना फैल चुका है कि उसे वापस किसी पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता। क्योंकि शिनोबी नेशन अब किसी एक जगह का नाम नहीं बल्कि उस पल का नाम है जब कोई निंजा तलवार उठाने से पहले खुद से पूछता है कि क्या ये सच में जरूरी है, और यही सवाल इस कहानी को कभी खत्म नहीं होने देता। What if Naruto was exiled and built his own shinobi nation? अध्याय 21। अब दुनिया उस मोड़ पर पहुंच चुकी होती है जहां बदलाव को रोका नहीं बल्कि संभाला जाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर नई सोच के साथ एक नया जोखिम भी आता है। संघ के फैलते विचारों के बीच कुछ लोग ऐसे भी पैदा होने लगते हैं जो शांति के नाम पर कठोरता थोपना चाहते हैं, जो कहते हैं कि अगर डर ने दुनिया को तोड़ा था तो अनुशासन ही उसे बांध कर रखेगा। और यही वो क्षण होता है जहां नारुतो की छोड़ी हुई सीख सबसे कड़ी परीक्षा से गुजरती है, क्योंकि अब खतरा बाहर से नहीं बल्कि उसी विचार की गलत व्याख्या से आता है। संघ के भीतर खुली बहस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे विचारों को तुरंत दबा देना चाहिए, लेकिन पुराने साथी याद दिलाते हैं कि दबाना ही तो वह तरीका था जिससे पुरानी दुनिया टूटी थी। अंततः ये तय होता है कि इन विचारों को मंच दिया जाएगा, खुलकर सुना जाएगा और सवालों से परखा जाएगा। बहस दिनों नहीं बल्कि महीनों चलती है। लोग थकते हैं, नाराज होते हैं, लेकिन कोई हथियार नहीं उठता, और धीरे धीरे ये साफ होने लगता है कि जो विचार डर से जन्म लेते हैं वे सवालों के सामने टिक नहीं पाते। बाहर की दुनिया ये सब देखकर पहली बार यह मानने लगती है कि यह शिनोबी नेशन सिर्फ युद्ध का विकल्प नहीं बल्कि सत्ता का भी विकल्प है। कहीं दूर नारुतो ये सब सुनकर यह समझता है कि उसकी भूमिका अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जिस सोच के लिए उसने निर्वासन झेला था वही सोच अब खुद की रक्षा करना सीख चुकी है। अध्याय के अंत में वह एक साधारण यात्री की तरह आगे बढ़ जाता है, बिना किसी मंजिल के, क्योंकि अब मंजिल किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हो चुकी होती है। और यही वो बिंदु होता है जहां यह कहानी किसी अंत की ओर नहीं बल्कि एक स्थायी बदलाव की ओर पूरी तरह मुड़ जाती है। What if Naruto was exiled and built his own shinobi nation? अध्याय 22। समय अब उस स्थिति में पहुंच चुका होता है जहां दुनिया को ये याद भी नहीं रहता कि कभी शांति के लिए किसी एक नायक की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि फैसले अब ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से बनने लगे होते हैं। छोटे समुदाय अपनी सुरक्षा, शिक्षा और संबंध खुद तय करते हैं, और जब वे गलती करते हैं तो उसे छुपाने की बजाय साझा करते हैं ताकि दूसरे वही गलती न दोहराएं। संघ अब कोई ढांचा नहीं बल्कि संवाद का तरीका बन चुका होता है, और यही बात उसे अजेय बना देती है। कुछ पुराने शक्तिशाली लोग अब भी इस बदलाव से असहज होते हैं और आखिरी बार यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि बिना डर के दुनिया नहीं चल सकती। वे सीमाओं पर तनाव बढ़ाते हैं, संसाधनों की कमी का नाटक करते हैं, लेकिन इस बार प्रतिक्रिया अलग होती है। लोग लड़ने नहीं बल्कि जोड़ने लगते हैं, संसाधन साझा होते हैं, बातचीत होती है और तनाव अपने आप ढीला पड़ जाता है। कहीं दूर नारुतो ये सब देखता है और उसे एहसास होता है कि अब उसके होने या न होने से फर्क नहीं पड़ता, और यही एहसास किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी मुक्ति होता है, क्योंकि उसने जो बनाया वो अब उससे बड़ा हो चुका है। अध्याय के अंत में वह एक नदी के किनारे बैठा ये सोचता है कि निर्वासन ने उससे गांव छीना था लेकिन दुनिया लौटा दी, और यही वो सच्चाई होती है जिसे वह कभी किसी भाषण में नहीं कह पाता, क्योंकि कुछ सच्चाइयां शब्दों में नहीं बल्कि समय में समझ आती हैं। और इस एहसास के साथ ये कहानी आगे बढ़ती रहती है, बिना किसी आखिरी दृश्य के, क्योंकि जब एक विचार जिंदा रहता है तो कहानी कभी सच में खत्म नहीं होती। What if Naruto was exiled and built his own shinobi nation? अध्याय 23। अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच चुकी होती है जहां लोग यह नहीं पूछते कि नारुतो कहाँ है बल्कि ये देखते हैं कि उन्होंने उसके बिना क्या सीखा है। संघ की सबसे बड़ी जीत यही बन जाती है कि वह किसी एक चेहरे की याद पर नहीं बल्कि रोज के छोटे फैसलों पर टिका रहता है। बच्चे अब अकादमी में यह नहीं सीखते कि सबसे मजबूत निंजा कौन होता है बल्कि यह सीखते हैं कि सबसे सही निंजा वह होता है जो कम से कम लोगों को नुकसान पहुंचाए। कुछ जगहों पर अभी भी संघर्ष होते हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि अब कोई भी गलती को युद्ध में बदलने की जल्दी नहीं करता। नारुतो कहीं दूर एक साधारण इंसान की तरह जीता रहता है, कभी किसी गांव में मदद करता है, कभी किसी बच्चे को हंसना सिखाता है,
और जब लोग उससे पूछते हैं कि क्या उसे अपने बनाए हुए शिनोबी नेशन पर गर्व है तो वह बस इतना कहता है कि गर्व तब होता अगर यह उसके बिना नहीं चल पाता। अध्याय के अंत में यह एहसास और गहरा हो जाता है कि नारुतो का असली निर्माण कोई राष्ट्र नहीं बल्कि वह सोच थी जो अब दुनिया की आदत बन चुकी है, और जब सोच आदत बन जाए तो उसे कोई तलवार, कोई आदेश और कोई निर्वासन कभी मिटा नहीं सकता, क्योंकि असली शिनोबी नेशन अब किसी जगह पर नहीं बल्कि हर उस दिल में बस चुका होता है जो डर से पहले सवाल चुनता है, और यही इस लंबे सफर की सबसे शांत लेकिन सबसे ताकतवर उपलब्धि बन जाती है। What if Naruto was exiled and built his own shinobi nation? अध्याय 24। समय अब इस कहानी को किसी चरम युद्ध की तरफ नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई की तरफ ले जाता है, क्योंकि दुनिया को समझ आने लगता है कि सबसे मुश्किल काम शांति बनाना नहीं बल्कि उसे सामान्य बनाए रखना होता है। संघ के भीतर अब नई चुनौतियां जन्म लेती हैं, युद्ध नहीं बल्कि ऊब। कुछ लोगों को लगता है कि जब कोई बड़ा दुश्मन नहीं है तो उनकी पहचान भी धुंधली हो रही है, और यही वो खालीपन होता है जहां पुरानी सोच लौटने की कोशिश करती है। नारुतो ये खतरा दूर से महसूस कर लेता है, लेकिन वह लौटकर नियंत्रण नहीं लेता। वह जानता है कि अगर हर बार वही आगे आया तो यह व्यवस्था कभी परिपक्व नहीं होगी। संघ के बुजुर्ग और युवा मिलकर एक नया प्रयोग करते हैं। वे हर कुछ वर्षों में अपनी ही नीतियों की सार्वजनिक समीक्षा करते हैं। ये पूछते हैं कि कौन सा नियम अब बोझ बन चुका है और कौन सी आदत डर से पैदा हुई थी। ये प्रक्रिया दर्दनाक होती है क्योंकि लोग पहली बार अपनी ही बनाई व्यवस्था को तोड़ने का साहस करते हैं, लेकिन इसी टूटन से नई मजबूती निकलती है। बाहर की दुनिया ये देखकर हैरान रह जाती है कि यह शिनोबी नेशन बिना किसी विद्रोह के खुद को बदल रहा है। कुछ महान गांव अब खुलकर यह मान लेते हैं कि अगर यह संघ न होता तो शायद वे अब भी पुराने चक्र में फंसे होते। कहीं दूर नारुतो ये सब सुनकर बस इतना सोचता है कि यही वो पल था जिसके लिए उसने निर्वासन सहा था, क्योंकि जिस दिन लोग किसी आदर्श को पूजा की तरह नहीं बल्कि औजार की तरह देखने लगे वही दिन असली आज़ादी का होता है। अध्याय के अंत में एक साधारण बच्चा संघ की सभा में खड़ा होकर पूछता है कि अगर कभी यह जगह भी गलत हो जाए तो क्या हमें इसे छोड़ देना चाहिए, और पूरा मैदान एक पल के लिए चुप हो जाता है। फिर एक स्वर उठता है कि हाँ, अगर यह जगह कभी डर से चलने लगे तो इसे छोड़ देना ही सबसे सही फैसला होगा। और उसी पल ये साफ हो जाता है कि नारुतो का बनाया हुआ शिनोबी नेशन अब किसी दीवार, किसी नेता या किसी नाम पर नहीं बल्कि उस हिम्मत पर टिका है जो इंसानों को अपनी ही बनाई चीज को छोड़ने का साहस देती है। और यही साहस इस कहानी को अब भी आगे बढ़ाता है, बिना अंत के, बिना किसी आखिरी युद्ध के, बस समय के साथ और गहराते हुए। What if Naruto was exiled and built his own shinobi nation? अंतिम भाग। और अंततः ये कहानी किसी विस्फोट, किसी महान युद्ध या किसी नायक की शहादत पर खत्म नहीं होती, बल्कि एक साधारण सच्चाई पर आकर ठहर जाती है कि दुनिया सच में बदल चुकी होती है। धीरे, चुपचाप, बिना किसी घोषणा के, शिनोबी नेशन अब कोई अलग इकाई नहीं रह जाता बल्कि एक सोच बन जाता है जो हर गांव, हर अकादमी और हर फैसले में सांस लेने लगती है। लोग अब यह नहीं पूछते कि नारुतो ने क्या किया, बल्कि यह पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं ताकि कल तलवार न उठानी पड़े। नारुतो खुद इतिहास में किसी होकागे, किसी राजा या किसी देवता की तरह नहीं लिखा जाता। उसका नाम सिर्फ एक पंक्ति में आता है, उस इंसान के रूप में जिसने निर्वासन को बदले में नहीं बल्कि अवसर में बदल दिया। आखिरी दृश्य में वह कहीं दूर एक साधारण पहाड़ी पर बैठा सूरज डूबते देख रहा होता है। कोई उसे पहचानता नहीं, कोई उसे प्रणाम नहीं करता, और यही उसके चेहरे पर सबसे सच्ची मुस्कान ले आता है, क्योंकि उसने जो बनाया वह उसके नाम के बिना भी चल रहा है। बच्चे खेल रहे हैं बिना ये जाने कि कभी उनके खेलने के मैदान युद्ध भूमि हुआ करते थे। निंजा अब ताकत के लिए नहीं बल्कि संतुलन के लिए ट्रेन करते हैं, और दुनिया पहली बार यह समझने लगती है कि शांति किसी एक इंसान की जीत नहीं होती बल्कि बहुत से लोगों की रोज की छोटी हिम्मतों का नतीजा होती है। और इसी एहसास के साथ ये कहानी सच में खत्म नहीं होती बल्कि हर उस पल में जिंदा रहती है जब कोई इंसान डर के बजाय समझ को चुनता है, क्योंकि वही असली शिनोबी नेशन था। कोई जमीन नहीं, कोई झंडा नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच जिसे कभी भी निर्वासित नहीं किया जा सकता। What if Naruto was exiled and built his own shinobi nation? उपसंहार आगे। अंत के बाद भी समय रुकता नहीं, और इसी चलते हुए समय में ये दिखने लगता है कि नारुतो की सबसे बड़ी विरासत किसी संघ या व्यवस्था में नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की पसंद में बस चुकी है। अलग अलग क्षेत्रों में छोटे समुदाय अपने बच्चों को ये सिखाने लगते हैं कि निंजा होना मतलब पहले इंसान होना, ताकत सीखने से पहले जिम्मेदारी समझना। और जब भी कोई विवाद खड़ा होता है तो लोग सबसे पहले हथियार नहीं बल्कि सवाल निकालते हैं। कुछ जगहों पर फिर भी गलतियां होती हैं, कहीं लालच लौटता है, कहीं डर सिर उठाता है, लेकिन फर्क ये होता है कि अब हर गलती को छुपाने की बजाय सामने लाया जाता है, चर्चा होती है और रास्ता बदला जाता है। कोनोहा समेत बड़े गांवों में अब ये स्वीकार किया जाने लगता है कि निर्वासन ने जिस इंसान को बाहर किया था उसी ने भीतर की कमजोरियों को उजागर कर दिया। नारुतो कहीं दूर साधारण जीवन जीते हुए ये सब सुनता है और उसे पहली बार यह चिंता नहीं रहती कि दुनिया फिर से अंधेरे में चली जाएगी।
क्योंकि अब अंधेरे को पहचानने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं। एक दिन कुछ युवा उससे पूछते हैं कि क्या वो कभी लौटेगा, और वह हंसकर कहता है कि जहां लोग डर से नहीं बल्कि समझ से फैसले लेते हैं वही मेरी जगह है, चाहे वो कहीं भी हो। और इसी साधारण जवाब के साथ ये कहानी फिर से किसी बड़े मोड़ पर नहीं बल्कि एक शांत निरंतरता में बदल जाती है, ये दिखाते हुए कि असली बदलाव कभी एक दिन में पूरा नहीं होता, वह पीढ़ियों तक चलता है। और यही वो सफर है जिसे नारुतो ने निर्वासन से शुरू किया था और इंसानों की समझ पर छोड़ दिया था, ताकि यह कभी सच में खत्म ना हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल और दिमाग दोनों को छू लिया हो, अगर नारुतो का ये निर्वासित लेकिन सबसे बड़ा निर्माता वाला रूप आपको कुछ अलग सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो इस सफर को यहीं मत रोकिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए और ऐसी ही गहरी, भावनात्मक और अलग नज़रिए वाली व्हाट इफ नारुतो कहानियों के लिए चैनल नारुतो हिंदी वर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ खत्म नहीं होती, यहाँ से सोच शुरू होती है।